गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र कुमार राय और अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि क्या मेरी आवाज़ आप तक बहुत क्लियर पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है। तो आप जल्दी से बताएं ताकि मैं शुरू कर सकूं। गुड मॉर्निंग कल्याणी, गुड मॉर्निंग संगीता, गुड मॉर्निंग अंजनी। आप जल्दी से ये बताइए कि क्या मेरी आवाज़ मॉर्निंग कल्याणी, गुड मॉर्निंग संगीता आप तक बहुत क्लियर पहुंच रही है। तो आज आप जानते हैं कि आज हम लोगों के डिस्कशन का टॉपिक क्या है। आईपीसी से ही है और आईपीसी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिमिनल अटेम्प्ट है। और क्रिमिनल अटेम्प्ट के बारे में आप जानते ही हैं कि क्रिमिनल अटेम्प्ट के संबंध में कहीं डिटेल में कोई चर्चा की नहीं गई है। आईपीसी के अंतर्गत हमें केस डिसीजन का सहारा लेना पड़ता है और कुछ सेक्शन का सहारा लेना पड़ता है। तब उसके बाद हम समझ पाते हैं कि आखिर क्रिमिनल अटेम्प्ट क्या है और उसके अंतर्गत क्या लायबिलिटी बनती है। और इस टॉपिक के अंतर्गत आप जानते हैं कि चूंकि क्रिमिनल अटेम्प्ट बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको एक लेक्चर में समाहित कर पाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि चीज़ों को आपको हम समझा भी दें और उसको आप प्रॉपर नोट्स बना के उसको कम शब्दों में कर पाएं। कोशिश हमारी है, आगे देखते हैं आप लोगों को कितना अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। एक मिनट। अच्छा, ठीक ठीक, थैंक यू। साक्षी, संगीता, अंजनी, कल्याणी, साक्षी, गुड इवनिंग सबको। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी जो है देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है इसमें, और इसके माध्यम से आप सभी कोर्स की प्रिपरेशन कर पाते हैं। सभी कोर्स मतलब पीसीएसजे तो कर ही सकते हैं, ये तो पीसीएसजे का ही प्लेटफॉर्म है, तो पीसीएसजे की प्रिपरेशन तो कर ही सकते हैं, साथ में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बेस्ट एजुकेटर जो देश के हैं उनके द्वारा यहाँ पे टीचिंग कार्य किया जाता है। बेस्ट एजुकेटर का मतलब जो एक्सपीरियंस्ड भी हैं और जिनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन भी है, और अनुभवी लोगों के द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, और जिसके माध्यम से आप घर बैठे प्रिपरेशन कर पाते हैं, लोगों से अपने आप को कंपेयर कर पाते हैं, और जितनी ज़रूरत होती है उतना मेहनत करके आप सबसे आगे भी निकल जाते हैं और अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब हो जाते हैं। बात करते हैं कि आखिर अगर हम जुडिशियरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म पर हमको पढ़ाए जाएंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हो। आईपीसी है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट है, सीपीसी है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, हिंदू लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, एविडेंस है, बहुत सारे एक्ट दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, वो सारे एक्ट पढ़ाए जाएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ तक कि लोकल लॉ भी पढ़ाया जाता है। मैं बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म पर दो तरीके की क्लासेस होती है, एक जो स्पेशल क्लासेस हम लोग जानते हैं और एक जो प्लस क्लासेस जानते हैं। ठीक है, स्पेशल क्लासेस क्या है और प्लस क्लासेस क्या है। स्पेशल क्लासेस का मतलब ये होता है कि वो क्लासेस सबके लिए उपलब्ध होती है, यानी वो स्टूडेंट भी जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन किसी कारण से फिलहाल अभी सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे, तो उनके लिए उपलब्ध हो जाती है स्पेशल क्लास। प्लस क्लासेस सिर्फ उन स्टूडेंट्स को ही उपलब्ध हो पाती है जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। कुछ अंतर होंगे, स्वाभाविक सी बात है कि सब्सक्रिप्शन लेने वाले स्टूडेंट के कोर्स में और नॉन लेने वाले स्टूडेंट के कोर्स में अंतर है और अंतर रहता है। आप स्पेशल क्लास में जो सुविधाएं उठा सकते हैं वो तो प्लस क्लासेस के स्टूडेंट उठा ही सकते हैं, लेकिन जो प्लस क्लास के में सुविधाएं होती हैं, जो बैच चलते हैं, उनका लाभ स्पेशल क्लास के स्टूडेंट नहीं उठा सकते। क्या फीचर हैं स्पेशल क्लासेस के, यानी फ्री वाले क्लासेस के और साथ में प्लस वाले क्लासेस के। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, आप टीचर से इंटरेक्ट हो पाते हैं जो आपको पढ़ा रहा है, ऐसी लाइव क्लासेस हैं। उसके अलावा ज़रूरत पड़ती है तो उसमें पोल भी किया जाता है लर्नर के साथ। आपको कोई डाउट रह गया, कोई बात नहीं समझ में आई, आप हैंड रेज कर सकते हैं।
आपकी क्लास मिस नहीं होती। इसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि क्लास चलने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और दूसरा ये कि क्लास अगर मान लीजिए किसी कारणवश छूट भी जाए तो आप उसको बाद में रिकॉर्डेड क्लास के रूप में देख सकते हैं। नोट्स आपको मिल जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि आप अपना नोट्स बनाने में उसकी बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं, और कहीं भी कभी भी बैठ के आप क्लास कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स और ये सारे बेनिफिट हैं अनअकैडमी पर क्लास करने के। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म की बात हमने यही कही थी कि प्लस प्लेटफॉर्म का जो सारी चीज़ है, बेस्ट एजुकेटर जो हैं वो पढ़ाएंगे आपको, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्विज होंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा आपको मटेरियल, वो सारी चीज़ें। और एक जो बड़ी चीज़ है वो है बैच। आपके लिए क्रैश कोर्स हो चाहे टारगेट कोर्स हो, ये सारी कोर्स जो हैं जो बैच चलते रहते हैं वो सिर्फ प्लस वालों को मिल पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल ये एक स्पेशल ऑफर चल रहा है कि अगर 12 मंथ का, 18 मंथ का, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया जाए तो उसमें 1, 2 और 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जा रहा है। ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, बहुत कम समय के लिए है। तो अगर दिमाग में आ रहा हो कि सब्सक्रिप्शन लें तो इसका लाभ तत्काल उठा लें, क्योंकि फिर उसके बाद ये थोड़ा सा नुकसान आपको हो सकता है। अंकित गुड मॉर्निंग, दीपमाला जी गुड मॉर्निंग, श्रीकांत गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बैच शुरू होते रहते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 4 अगस्त को एक बैच, 18 अगस्त को एक बैच, 11 अगस्त को एक बैच, 17 जुलाई से एक बैच, 9 जून से एक बैच, 14 जुलाई से एक बैच। तो इतने नए नए बैच अभी चलना शुरू हुए हैं। तो आप इसको जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं, और हमेशा बैच शुरू होते रहते हैं। T20 मार्क टेस्ट भी होता है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइसिंग प्लान की बात करते हैं तो प्राइसिंग प्लान 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक का है। आप उसमें अपनी सुविधानुसार कोई भी प्लान चुन सकते हैं, कोई भी प्लान चुन सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, आपको जैसे सुविधाजनक लगे आप उसमें प्लान चुन सकते हैं। और साथ में आपको ये समझिए कि कोई भी प्लान चुनेंगे तो उसमें इंस्टॉलमेंट में भी फीस जमा करने की सुविधा है। एटीएम कार्ड से कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। तो सब चीज़ें हैं उपलब्ध। और जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें भी अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो इस कोड का प्रयोग करना होगा, राय लाइव। राय लाइव अगर प्रयोग करेंगे सब्सक्रिप्शन लेते समय तो आपको 10% का डिस्काउंट वैसे भी मिल जाएगा। अनअकैडमी जुडिशियरी का ये यूट्यूब चैनल है, आप जानते हैं, जिसे आपने ज्वाइन किया हुआ है। और ये टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि लॉ से संबंधित जानकारियां आपको मिलती रहें। अब हम आएंगे अपने विषय पर, और ये मेरा रेफरल कोड, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए। आते हैं अपने टॉपिक पर, विषय पर। और जल्दी से उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अटेम्प्ट, और अटेम्प्ट पर डिस्कस करेंगे। जल्दी से इसको शुरू करते हैं। देखिए, अटेम्प्ट की बात अगर करें तो अटेम्प्ट क्या है ये आईपीसी में कहीं नहीं बताया गया। आईपीसी में ये बताया ही नहीं गया है कि अटेम्प्ट क्या है। और आप समझिए कि बताया नहीं गया है, लेकिन अटेम्प्ट को पनिशेबल बनाया गया है, यानी जो प्रयत्न है वो हमेशा दंडनीय होता है। देखते हैं कि आखिर इसका रोल कहाँ आता है। तो हमने देखा है कि स्टेजेस ऑफ क्राइम जो होते हैं, स्टेजेस ऑफ क्राइम हम लोगों ने पढ़ा है, और स्टेजेस ऑफ क्राइम में 4 स्टेज बताए जाते हैं क्राइम होने के: इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कॉन्सिक्वेंस। इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कॉन्सिक्वेंस, यानी आशय, तैयारी, प्रयत्न और परिणाम। यही क्रम होता है ऑफेंस को कंप्लीट करने का। सबसे पहले मन में कोई अपराध करने का इंटेंशन होता है, फिर उस इंटेंशन के लिए हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन जब अपना फाइनल टच दे देती है, सब कुछ कंप्लीट हो जाना अपराध करने के लिए, प्रयत्न किस श्रेणी में आता है, और जब चाहते हैं वो परिणाम निकल जाता है तो परिणाम होता है।
तो अगर हम लोग सामान्य तरीके से कहें तो समझिएगा, जनरल रूल में बता रहा हूं क्योंकि मैं अटेम्प्ट पढ़ा रहा हूं, बाकी इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं। ये जनरली पनिशेबल नहीं होता है और ये जनरली पनिशेबल होता है। हाँ रजत, हाँ ये जो क्लास होगी ना इसमें हिंदी में ही नोट्स रहे। तो ये क्या है कि इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कॉन्सिक्वेंस में इंटेंशन और प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं है, ये पनिशेबल नहीं है, और ये जो है पनिशेबल है। और इसीलिए व्यक्ति क्या करता है कि बचने का प्रयास करता है, यानी कि अगर उसने कोई कार्य कर दिया जिससे वो परिणाम नहीं निकला तो वो बचने का कोशिश करता है और ये साबित करने की कोशिश करता है कि उसका एक्ट जो था वो अभी प्रिपरेशन की श्रेणी में था, और अपोजिट पार्टी ये प्रूफ करने की कोशिश करती है कि वो अटेम्प्ट की श्रेणी में, क्योंकि अटेम्प्ट अगर कोर्ट मान लेगी तब उसको पनिश करेगी, लेकिन अगर प्रिपरेशन ही है तो पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो यही चीज और इसी बात का डिस्प्यूट रहता है कोर्ट में कि अगर वो परिणाम नहीं निकल जाता तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो उसके लिए पनिश किया ही जाएगा। नहीं निकलता तो नहीं निकलने पे एक पक्ष यानी एक्यूज का जो पक्ष होता है वो ये प्रूफ करने में रहेगा कि हमारा जो एक्ट था वो अभी प्रिपरेशन के लेवल पर था, और अपोजिट पार्टी ये प्रूफ करने की कोशिश करती है कि हमारा जो एक्ट था और इनका जो एक्ट था वो अटेम्प्ट की कैटेगरी में आता है। तो इसलिए अगर कोर्ट मान ले अटेम्प्ट तो पनिश करेगी, अगर कोर्ट मान ले प्रिपरेशन तो पनिश नहीं करेगी, इसीलिए इसका बड़ा विवाद रहता है। राज वर्मा नमस्ते, रजत श्रीवास्तव हाँ आपका हो गया, मान सिंह प्रणाम, नीतीश गुड मॉर्निंग, थोड़ी देर में मैं अपना कांटेक्ट नंबर बता दूंगा, आप उस पर संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो टेलीग्राम है, टेलीग्राम आपको पता ही होगा इसका, मैं नंबर बता दूंगा थोड़ी देर में, तो आप उस पर मैसेज कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये चार चीजें, लेकिन आईपीसी की जब आप पूरा उठा के पढ़ेंगे तो आईपीसी उठा के पूरा पढ़ेंगे तो ये 3 तरह के अटेम्प्ट की बात करता है, 3 तरह के अटेम्प्ट की बात करता है। और 3 तरह के अटेम्प्ट में बात करता है वो ये कि एक पहले में कि जहां ऑफेंस और ऑफेंस को करने का अटेम्प्ट दोनों सेम सेक्शन में और सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट से पनिशेबल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे सेक्शन आप पढ़ेंगे कि जो सेम सेक्शन और सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट से पनिशेबल है, यानी चाहे अपराध आप कंप्लीट कर देंगे तब भी वही बात, और अगर आपने उसका अटेम्प्ट किया तब भी वही बात, दोनों के लिए पनिशमेंट सेम और सेक्शन भी सेम। और दूसरा है कि जहां अटेम्प्ट और कॉन्सिक्वेंस भिन्न भिन्न धाराओं में और भिन्न भिन्न दंड से पनिशेबल है। तेज मैं हूं तो थोड़ा बता दीजिएगा कि आपकी स्पीड ज्यादा है। अनुराग वर्मा नमस्ते, रजत अच्छा, प्रशांत नमस्ते, समझे ना। तो अगर मेरी स्पीड ज्यादा होगी तो थोड़ा सा बता दीजिएगा। हमने कहा कि पहले कैटेगरी में वो ऑफेंस आते हैं, अटेम्प्ट आते हैं जो अटेम्प्ट और कॉन्सिक्वेंस सेम सेक्शन में पनिशेबल, और दूसरे में वो आते हैं जो हमने अभी बात किया कि वो डिफरेंट सेक्शन में ऑफेंस है और डिफरेंट सेक्शन में उसका अटेम्प्ट है, और डिफरेंट सेक्शन ही नहीं है बल्कि अमाउंट ऑफ पनिशमेंट भी डिफरेंट है, यानी दंड की मात्रा भी अलग अलग है। अब इसकी बात करते हैं, जैसे मर्डर 302 में, उसका अटेम्प्ट 307 में, कल्पेबल होमिसाइड 304 में और उसका अटेम्प्ट 308 में, इसी तरीके से रॉबरी 392 में, उसका अटेम्प्ट 393 में, इसी तरीके से आत्महत्या का प्रयत्न 309 में, खैर आत्महत्या कर लेना पनिशेबल नहीं। तो ये कुछ ऐसे सेक्शन हैं जहां अपराध कर देना और अपराध करने के प्रयत्न में अंतर होता है, तो ये कुछ है। और कुछ जो बचे खुचे हैं वो सारे के सारे आते हैं 511 के अंतर्गत, यानी जो न तो सेम सेक्शन में और सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट से पनिशेबल है, उस कैटेगरी में भी नहीं आता, और दूसरा न ही वो उस कैटेगरी में आता है जो
पनिशमेंट और उसका अटेम्प्ट दोनों डिफरेंट सेक्शन में पनिशेबल है और डिफरेंट अमाउंट ऑफ पनिशमेंट से पनिशेबल है। वो इनको छोड़ के बाकी जितने भी ऑफेंस हैं आईपीसी में जिनका अटेम्प्ट पनिशेबल है, लेकिन उसके लिए एक्सप्रेस प्रोविजन यानी प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं आईपीसी में बताए गए हैं कि उसके अटेम्प्ट के लिए कितना पनिशमेंट मिलेगा, तो ऐसे मामलों में वो सेक्शन 511 से रेगुलेट होते हैं। अनुराग प्रणाम, जमशेद प्रणाम, ठीक है ना। तो अब इसमें 511 के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? ऐसे अपराध जो आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय हो और उनके लिए दंड का प्रत्यक्ष उपबंध आईपीसी में न हो, तब वह व्यक्ति जो ऐसे अपराध का प्रयत्न करेगा उस अपराध के लिए दीर्घतम अवधि का आधा दंड प्राप्त करेगा। देखिए, अगर आपको थोड़ा तेज लग रहा है तो थोड़ा तेज रखना पड़ रहा है हमको आज, इसलिए भी क्योंकि इस टॉपिक बहुत लंबा है, मैंने बहुत छोटा किया हुआ है इसको, लेकिन फिर भी आखिर कुछ बेसिक चीजें तो बतानी ही पड़ेंगी ना। तो ये है, धन्यवाद रजत, धन्यवाद। ठीक है ना। तो ये आते हैं। अब देखिए इसमें कौन से मामले आते हैं। केवल वही मामले आते हैं जो आईपीसी में लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है यानी आजीवन कारावास से दंडनीय है, या इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है यानी डेथ सेंटेंस से पनिशेबल मामले 511 के अंतर्गत नहीं आएंगे। लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल मामले 511 से रेगुलेट होंगे यदि उनके लिए उनके अटेम्प्ट के लिए आईपीसी में प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है। मतलब अगर कोई धारा ऐसी नहीं बताती कि इस ऑफेंस के लिए अटेम्प्ट करने पर कितना पनिशमेंट, तो वो 511 से रेगुलेट होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा थेफ्ट आपने पढ़ी होगी, सेक्शन 378 में थेफ्ट की परिभाषा दी गई है, सेक्शन 379 में थेफ्ट के लिए पनिशमेंट है, लेकिन थेफ्ट के अटेम्प्ट के लिए कहां पनिशमेंट नहीं है ना। तो जब थेफ्ट के अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट नहीं है तो वो कहां से रेगुलेट होगा? अगर कोई करेगा थेफ्ट का अटेम्प्ट तो 511 से। ये मत समझिएगा कि थेफ्ट का अटेम्प्ट पनिशेबल नहीं होगा, पनिशेबल होगा, रेगुलेट होगा वो 511 से। कितना पनिशमेंट मिलेगा? तो थेफ्ट के लिए जितना मैक्सिमम पनिशमेंट होगा उसका आधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब आप अटेम्प्ट के बारे में लिखेंगे तो निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से अटेम्प्ट क्या है ये बताना पड़ेगा। तो शुरुआत यहां से होगी, ये अटेम्प्ट क्या है। तो सबसे पहले काकबर्न की डिफिनीशन आप नोट कर लीजिए। काकबर्न की डिफिनीशन अटेम्प्ट के संबंध में क्या है कि प्रयत्न शब्द स्पष्टतया यह भाव विहित करता है कि यदि प्रयत्न सफल हो गया होता तो अपराध पूर्ण हो जाता। भाई प्रयत्न क्या है, अटेम्प्ट क्या है? अटेम्प्ट वो चीज है कि जो आपने किया वो रिजल्ट नहीं निकला जो आप चाहते थे, लेकिन अगर आप सफल हो गए होते तो वो रिजल्ट निकल जाता जो आप चाहते थे। तो मतलब कहने का अगर शॉर्ट में कहें तो अगर आप सफल हो जाते तो अपराध हो जाता, वो ही अपराध, और आप उस अपराध को करने में असफल हो जाते हैं तो उस अपराध का प्रयत्न हो जाता है। तो काकबर्न महोदय का क्यों बेटा क्यों नहीं हो रही है? थोड़ा छोटा कर दें क्या, या तो फिर वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए। अगर ब्लर हो रहा हो तो, ब्लर हो रहा हो तो उसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, नहीं तो फिर हो सकता है नेटवर्क कभी कभी कमजोर होता है तो ब्लर दिखता है। या तो कहिए तो मैं और छोटा कर दूं ताकि आप लोगों को, अगर मैंने जूम इसीलिए किया है, मैंने जूम इसीलिए किया है ताकि आप लोगों को बड़ा बड़ा दिखाई दे, तो आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप मोबाइल, ज्यादातर लोग तो मोबाइल पे ही पढ़ रहे होंगे, सब लोग नहीं लेकिन ज्यादातर लोग पढ़ रहे होंगे। तो अगर मान लीजिए मोबाइल पे आप पढ़ रहे हैं और इतना छोटा सा रहेगा तो आप कैसे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने जूम कर दिया है ज्यादा। हाँ, तो ये है काकबर्न के अनुसार। फिर उसके बाद देख लीजिए केनी के अनुसार। केनी महोदय भी डिफाइन करते हैं अटेम्प्ट को, और ये क्या कहते हैं? प्रयत्न गठित करने वाला आपराधिक कार्य
ऐसे कार्य के संपादन द्वारा पूर्ण होता है जिससे सर्वप्रथम आशय का प्रथम दृष्टया स्पष्ट साक्ष्य मिलता है। यानी कि कह सकते हैं कि इनका मामला केनी का ये था कि अटेम्प्ट एक ऐसा एक्ट है जिससे उस एक्ट को करने वाला या उस ऑफेंस को करने वाले पर्सन का इंटेंशन क्लियर होता है। बात समझ रहे हैं ना? अटेम्प्ट एक ऐसा क्रिमिनल एक्ट है जिससे उस पर्सन का इंटेंशन क्लियर होता है। नहीं समझ में आई होगी बात? कैसे? जैसे अगर कोई पर्सन आपके मन बारे में बुरा इंटेंशन रखता है, पता चलेगा? नहीं ना पता लगा सकते। आप कोई बाबा तो है नहीं कि आप मन की बात जान जाएंगे। हालांकि किसी को, काफी लोगों को यह भ्रम रहता है कि मैं लोगों के मन की बात जान जाता हूं, लेकिन ये काफी हद तक भ्रम ही होता है। तो इंटेंशन अगर किसी के मन में है तो आप नहीं जान सकते। उस इंटेंशन को पूरा करने में वो प्रिपरेशन करता है, वो भी जनरली आदमी नहीं जान पाता है। लेकिन उसके बाद जब अटेम्प्ट करता है तब उसके एक्ट से समझ में आ जाता है कि वो क्या चाहता है। उसके इंटेंशन को हम उसके एक्ट से तब जान पाते हैं जब वो अटेम्प्ट कर देता है या फिर उसको कॉन्सिक्वेंस निकाल देता है, मतलब परिणाम निकाल देता है। तो यही कह रहे हैं कि प्रयत्न गठित करने वाला आपराधिक कार्य ऐसे कार्य के संपादन द्वारा पूर्ण होता है जिससे सर्वप्रथम आशय स्पष्ट होता है। तो ये क्रिमिनल कहां से शुरू होता है? इंटेंशन क्रिमिनल है नहीं, शुरू में ही बताया था। प्रिपरेशन क्रिमिनल है नहीं, यहां से क्रिमिनल होना शुरू होता है और इससे इंटेंशन इसका स्पष्ट होता है। ठीक है, तो केनी की डिफिनीशन हो गई। हमको लगता है कि जल्दी जल्दी चलने के बावजूद भी हम लोगों को समय कम पड़ेगा लास्ट में, फिर भी चल देखते हैं। ये अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की बड़ी फेमस केस है। आप लोगों से प्री में भी कई बार पूछी गई होगी, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे तो उसमें कई बार पूछी गई होगी। तो अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अटेम्प्ट क्या होगा उसके संबंध में गाइडलाइन दी थी। एक तरीके से अपनी डिफिनीशन दी थी, कह सकते हैं कि 3 चीजें उन्होंने बताई थी कि प्रयत्न के संबंध में कि अपराध कारित करने की आपराधिक मनःस्थिति, एक कार्य जो आपराधिक प्रयत्न का दोषपूर्ण कार्य गठित करता है, दोषपूर्ण कार्य गठित करता है, और तीसरा आशयित कार्य की पूर्ति में असफलता। यही प्रयत्न है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया था? अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था 3 चीजें होती है। कोई क्रिमिनल एक्ट करने का मेंसरिया, दूसरा उस मेंसरिया को कंप्लीट करने के लिए एक एक्ट जो कि क्रिमिनल हो, यानी एक एक्ट जो ऑफेंस हो, और तीसरी बात जो जिस ऑब्जेक्ट को, जिस उद्देश्य को दिमाग में रखकर वो एक्ट किया गया है, वो ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने में वो पर्सन फेल हो गया। तो वो किसके लिए दोषी होगा? वो होगा अटेम्प्ट के लिए। माने इन्होंने कहा कि भाई कोई भी मेंसरिया हो, उसके बाद क्रिमिनल एक्ट हो, लेकिन उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंस में वो रिजल्ट नहीं निकला वो जो चाहता था, तो वो क्या होगा? किसके लिए दोषी हो जाएगा? वो अटेम्प्ट के लिए दोषी हो जाएगा। देखिए हमने अभी क्या बताई, वैसे बहुत सारी डेफिनेशन थी, लेकिन हमने सोचा कि जब हम बहुत ज्यादा डेफिनेशन ही कर देंगे तो आप एग्जाम में लिखेंगे कितना? हम जानते हैं ना कि एग्जाम में आप कितना लिख पाएंगे। ये जो अभी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि भाई काकबर्न महोदय ने क्या कहा इस अटेम्प्ट के बारे में, केनी ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट की क्या ओपिनियन रही, ये 3 डेफिनेशन इसलिए मैंने आपको नोट करा दी क्योंकि ये अच्छी भी थी, और दूसरी चीज ये है कि 2-3 डेफिनेशन रहता है अगर आंसर में तो बेटर है। वैसे इसमें से एक आध डेफिनेशन आप कट भी कर सकते हैं, जैसे केनी की डेफिनेशन बहुत अच्छी नहीं है, तो केनी की डेफिनेशन को आप एडिट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, अगर आपको टाइम कम पड़ रहा है तो, और मुझे पूरा भरोसा है कि टाइम कम पड़ेगा। अटेम्प्ट के टॉपिक में आपको टाइम कम पड़ेगा, और हमने छोटा नोट्स बनाने की कोशिश की है, फिर भी ये इतना लिखने में आपको 25 मिनट से कम नहीं लगेगा, तो आप उसमें और भी थोड़ा चीजें एडिट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग बेयर प्रोविजन पर, कि सेक्शन 511 आप जानते ही हैं, अटेम्प्ट को पनिश करता है, और इससे कहा जाता है रेजिडुअरी प्रोविजन। रेजिडुअरी प्रोविजन
कहने का मतलब है अटेम्प्ट के संबंध में जब कोई पनिश नहीं करेगा तो सेक्शन 511 पनिश करेगा, और इसी वजह से इसे रेजिडुअरी या अवशिष्ट प्रावधान कहते हैं प्रयत्न के संबंध में। तो रेजिडुअरी प्रोविजन आप सेक्शन नंबर 511 का बेयर प्रोविजन पढ़ लीजिएगा, बेयर प्रोविजन पढ़ लीजिएगा, मैं बता देता हूं कि क्या है उसमें। सेक्शन 511 उस अटेम्प्ट को पनिश करता है, उस ऑफेंस के अटेम्प्ट को पनिश करता है जो लाइफ इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल है या इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल है। इसका मतलब है जो केवल फाइन से पनिशेबल मामले हैं या जो डेथ सेंटेंस से पनिशेबल मामले हैं उनके अटेम्प्ट पर सेक्शन 511 लागू नहीं हो। दूसरी बात कि यहां कितना पनिशमेंट मिलेगा, तो यहां पर जिस ऑफेंस का अटेम्प्ट किया गया है उस ऑफेंस के लिए जितना मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जा सकता है उस मैक्सिमम पनिशमेंट का आधा तक इसमें दिया जा सकता है। तो ये इसके संबंध में है, इसका बेयर प्रोविजन जो है वो मैंने बता दिया। और इसके ये दो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप जरूर देख लीजिएगा। एक तो ये है ना, ये एग्जाम्पल आप जरूर, हाँ बिल्कुल संगीता, बिल्कुल ये एग्जाम्पल दोनों जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी तो इस एग्जाम्पल पर आ सकती है कि एक व्यक्ति जो है एक बक्सा खोलकर, संदूक समझते हैं ना, एक बॉक्स खोलकर तोड़कर खोलता है, और इसलिए क्योंकि वो सोचता है कि उसमें माल मटेरियल होगा, और उसको तोड़ता है और उसमें कुछ नहीं मिलता, तब भी वो अटेम्प्ट के लिए पनिश किया जाएगा, क्योंकि उसने अपनी तरफ से सारे काम कंप्लीट कर दिए थे जो उस अपराध के लिए जरूरी है। और दूसरी बात, दूसरा एग्जाम्पल है, ए बी की जेब में हाथ डालकर चोरी करने का प्रयत्न करता है, जेब में हाथ डाल दिया उसने लेकिन जेब में कुछ मिला ही नहीं, तो वो भी अटेम्प्ट के लिए दोषी होगा। ये हमारा आईपीसी कहता है, वो हमारी आईपीसी कहती है कि दोषी होगा। इसमें एक बात आप साफ साफ समझ लीजिए, बहुत एग्जैक्ट नहीं होगा क्योंकि इतने डिस्प्यूट हैं जुडिशियल डिसीजन के माध्यम से कि जिसको कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि ये अटेम्प्ट आएगा और ये नहीं, क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत भी हैं। तो एक बात समझ लीजिए उसमें कि अटेम्प्ट वो होता है कि जब पर्सन यानी एक्यूज्ड जिसको हम लोग कहते हैं, जब एक्यूज्ड ने अपने तरफ से वो सारे काम कंप्लीट कर दिए हों, सारे काम कंप्लीट कर दिए हों जो उस ऑफेंस को करने के लिए जरूरी थे, लेकिन कॉन्सिक्वेंस वो नहीं निकला जो वो चाहता था, तो अटेम्प्ट के लिए दोषी होगा। मतलब समझ रहे हैं ना, सारे काम कंप्लीट उसने कर दिए थे अपनी तरफ से लेकिन परिणाम वो नहीं निकला जो वो चाहता था, तो वो अटेम्प्ट के लिए दोषी होगा। अब इस मामले में आप देख रहे हैं ना, बक्से को तोड़कर खोलता है और उसमें कुछ नहीं मिलता, तो बक्से को जो तोड़कर खोलता है उसके तरफ से तो कुछ बाकी रहा नहीं, लेकिन उसमें कुछ मिला नहीं, फेल हो गया, उसमें अटेम्प्ट के लिए दोषी। जेब में किसी के हाथ डालता है, जेब में उसने हाथ डाल दिया, अब उसके तरफ से तो काम पूरा ही हो गया, पैसा होता तब तो निकाल ही लेता, पैसे नहीं थे इसलिए नहीं निकाल पाया, फेल हो गया। तो ये अटेम्प्ट होते हैं 511 सेक्शन जो बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और जान लेते हैं। जैसे हमने कहा था कि प्रयत्न और तैयारी यानी अटेम्प्ट और प्रिपरेशन को लेकर डिस्प्यूट रहता है। हमने शुरू में ही बताया था ना आप लोगों को कि अटेम्प्ट और प्रिपरेशन को लेकर डिस्प्यूट रहता है, क्योंकि एक पार्टी जो है वो चाहती है कि उस एक्ट को अटेम्प्ट मान लिया जाए और एक पार्टी चाहती है कि नहीं उसको प्रिपरेशन मान लिया जाए ताकि हम दोषी ना हो। तो उसके लिए कोर्ट ने बहुत सारे रूल बताए। हमने यहाँ पे 4 रूल की बात की है और वो भी एक्सप्लेन हम इसमें से 2 ही को करें। तो 4 रूल क्या है? एक कहता है प्रॉक्सिमिटी रूल यानी सन्निकटता का सिद्धांत, दूसरा है इम्पॉसिबिलिटी रूल यानी असंभवता का सिद्धांत, तीसरा है वस्तु सिद्धांत यानी ऑब्जेक्ट थियरी। बिल्कुल बिल्कुल, आप जाइए, आप आराम करिए। तीसरा है, चौथा है कार्य की ओर अग्रसर होने का सिद्धांत, कार्य की ओर अग्रसर होने का सिद्धांत, ऑन द जॉब थियरी। तो ये 4 जो है ना, हाँ हाँ संगीता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 4 रूल, 4 नियम हैं जो अटेम्प्ट को प्रिपरेशन से अलग करने के संबंध में है। चलिए हम इस पर डिस्कशन करते हैं और ताकि आपका जल्दी से टॉपिक कंप्लीट हो जाए।
ये 2 रूल हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी से आपका काम होगा, क्योंकि प्रश्न तो यहीं से आने हैं। पहला क्या है? प्रॉक्सिमिटी रूल, यानी सन्निकटता का सिद्धांत, जिसको हम प्रॉक्सिमिटी रूल कहते हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी रूल, सन्निकटता का सिद्धांत का क्या मतलब है कि जब अपराधी अपराध की संरचना हेतु आवश्यक लगभग सभी कार्य पूर्ण कर लिए हों, किंतु आकांक्षित परिणाम कौशल की कमी के कारण या अन्य कारण से पूर्ण नहीं हो पाया हो, तो वो अटेम्प्ट कर दोषी होगा। क्या है प्रॉक्सिमिटी रूल? कि जब अपराधी अपराध की संरचना हेतु आवश्यक लगभग सभी कार्य पूर्ण कर चुका हो, लेकिन वो परिणाम नहीं निकलता जो वो चाहता है। क्यों नहीं निकल पाया? क्योंकि उसमें कौशल का अभाव था या किसी अन्य कारण से पूर्ण नहीं हो पाया, उसकी किस्मत अच्छी थी, तो वो अटेम्प्ट के लिए दोषी होगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना, अपराध यहां उसका कंप्लीट हो रहा है, लेकिन वो जो है अपने तरफ से उसने सारे काम कर दिए, मतलब अपराध के बेहद करीब पहुंच गया, रिजल्ट वो नहीं निकला जो वो चाहता था। तो रिजल्ट निकल जाता तो उस ऑफेंस के लिए वो लायबल होता। चूंकि रिजल्ट नहीं निकलता उसके हिसाब से, इसलिए वो उसके उस ऑफेंस के अटेम्प्ट के लिए लायबल होगा। और यही बात प्रॉक्सिमिटी रूल कहती है, सन्निकटता का मतलब कितने निकट आप उस ऑफेंस के पहुंच गए, इतने निकट पहुंच गए हैं कि आप बैक नहीं हो सकते, तो समझ लीजिए प्रॉक्सिमिटी रूल यानी सन्निकटता का सिद्धांत। एक सिद्धांत आप लोगों ने, एक केस इसमें बहुत फेमस है, सुना होगा, रमक्का की केस। रमक्का की केस, ये रमक्का की केस क्या है? रमक्का के केस में हुआ था कि एक जो महिला थी वो कुएं की तरफ दौड़ती है, और ये कहते हुए कि आज मैं कुएं में कूद के जान दे दूंगी, लेकिन कुएं में कूदती उससे पहले पकड़ लिया गया। उस पर सेक्शन 309 के लिए चला कि उसने जो है आत्महत्या का प्रयत्न किया हुआ है। कोर्ट ने इसे अटेम्प्ट नहीं माना, ये प्रिपरेशन माना, क्योंकि हमने यही बात कही ना कि रूल, प्रॉक्सिमिटी रूल को लागू किया गया। और प्रॉक्सिमिटी रूल ये कहता है कि जब ऑफेंडर ने अपने तरफ से वो सारे काम कंप्लीट कर दिए हों जो उस ऑफेंस के लिए जरूरी है, लेकिन परिणाम वो नहीं निकला। लेकिन इसमें महिला ने अपनी तरफ से सारे काम कंप्लीट नहीं किए थे, कुएं में कूद जाती और बचा लिया जाता तो अटेम्प्ट था, लेकिन कुएं में भी कूदी नहीं थी, तो माना यह जाएगा कि उसका जो एक्ट था वो अभी प्रिपरेशन के लेवल पे था, वो अभी तैयारी था, और तैयारी पनिशेबल नहीं। कि किसी को कोई गोली मारना चाहे और निशाना चूक जाए, हाँ साक्षी, वही वाली चीज होगी उसमें, अभी बताते हैं, वही वाली बताते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास समय होता ना प्रॉपर, तो ये लेक्चर एक दिन का नहीं है, अच्छे से 3 घंटे 4 घंटे जब लेक्चर चलता, तो आपको क्लास में ही सारी चीजें याद भी हो जाती और आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना पाते। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो जो परिस्थितियां हैं उसी में हम लोग उसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। तो मैं जानता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा कम समय में दे पा रहा हूं। नमस्कार बीपी। हाँ संगीता, यही चीज है कि मतलब उस ऑफेंस को कंप्लीट होने के बेहद नजदीक पहुंच गया, लेकिन वो कर नहीं पाया, वो परिणाम नहीं निकला, उसने सब कुछ कर दिया था। अब जैसे इसमें देख लीजिए, देखिए, हाँ साक्षी, देखिएगा, आपने कहा था ना कि ए बी पर गोली चलाता है परंतु निशाना चूक जाता है, क्योंकि निशानेबाज था, निशानेबाज तो था नहीं, अभिनव बिंद्रा तो था नहीं वो, तो इसलिए उसने गोली चला दी बी पर, ए ने बी पर क्या किया, गोली चला दी, लेकिन गोली जो है बगल से निकल गई कान को छूते हुए। अटेम्प्ट है, क्योंकि उसने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया था जो उस ऑफेंस को होने के लिए जरूरी था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया जो चाहता था। इसी तरीके से एक बंदूक खाली है, लेकिन उसको यह लगता है कि बंदूक भरी हुई है और गोली चला देता है। बंदूक चूंकि खाली थी इसलिए गोली नहीं चल पाई और उसकी जान बच गई। यहां भी अटेम्प्ट होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से कोई चीज छोड़ी नहीं थी, इन्होंने अपनी तरफ से वो सब कुछ कर दिया था जो उस ऑफेंस को करने के लिए जरूरी था। अगर वो बंदूक भरी होती तो इनकी जान चली जाती। तो इसलिए ये प्रॉक्सिमिटी रूल के अंतर्गत ये अटेम्प्ट माने जाए।
मैं आपसे एक बार भी पूछा नहीं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब तत्काल बताइए कि क्या यहां तक बातें आपको सारी क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूं। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं आपको? चलिए, धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसी से संबंधित एक केस थी आर वर्सेस टेलर, आर वर्सेस टेलर के केस में। तो आर वर्सेस टेलर के केस में क्या हुआ था कि ए एक पर्सन था और एक घास के ढेर में उसको जलाने के उद्देश्य से उसने क्या किया, जलाया, माचिस जलाया और उसमें लगा दिया, लेकिन तुरंत फिर बुझा दिया गया, उस आग को जली नहीं वो चीज। वो अटेम्प्ट के लिए दोषी माना गया, क्योंकि यही रूल अप्लाई किया गया कि उसने अपनी तरफ से वो सब कर दिया था जो कि उसको अपराध को कंप्लीट करने के लिए करना चाहिए था। मतलब वो वहां जाना, माचिस निकालना, माचिस जलाना और माचिस लगा देना, उसमें अपनी तरफ से उसने कुछ नहीं छोड़ा था। बाद में लोगों ने बुझा दिया, उसने खुद मिलकर बुझाया था, लेकिन फिर भी अटेम्प्ट के लिए दोषी माना गया, क्योंकि जब उसने आग लगाई थी उस समय उसका इंटेंशन आग लगाने का था, इसलिए उस आग लगाने के लिए अटेम्प्ट के लिए दोषी हुआ। एक केस थी आर वर्सेस रॉबिन्सन। आर वर्सेस रॉबिन्सन के केस में जो था, एक सुनार था, उसके पास जैसे आभूषण वगैरह बेचने का काम करता था, ज्वेलरी वगैरह बेचने का काम करता था। एक दिन उसने सोचा कि इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लिया जाए, और इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेने के लालच में उसने एक झूठा षड्यंत्र रचा, और ये कि अपने जो दुकान के जो आभूषण वगैरह थे उसको चुरा दिया घर में कहीं, और ताला वगैरह जो था उसका तोड़ दिया, और खुद को एक चेयर से बांध दिया रस्सी से, और फिर शोर मचाने लगा कि हमको लूट लिया गया, हमको लूट लिया गया। अब इस तब से लोग इकट्ठा हो गए। बाद में जांच से पता चला कि वो आदमी सब फ्रॉड किए हुए था, मतलब सारा षड्यंत्र जो था उसका झूठा था। अब बात आई कि केस जब हुआ इस बात पर, तो केस में कोर्ट ने कहा कि ये अटेम्प्ट नहीं है, अटेम्प्ट नहीं है, ये प्रिपरेशन है, ठीक है ना। ये अभी शुरुआत थी उसकी तरफ से। अटेम्प्ट तो तब होता जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग करता, क्रिमिनल प्रोसीडिंग करने के बाद कोर्ट उसको अलाउ नहीं करती कि नहीं जो है आपने ऐसा किया है, तब वो अटेम्प्ट कहलाता, ठीक है ना भाई। उसने ये षड्यंत्र रचा, फिर बीमा कंपनी पर क्लेम करता, क्लेम करने के बाद वो मान लीजिए नहीं पा पाता पैसे, तो उसको हम अटेम्प्ट मानते। यहां तो अभी प्राइमरी लेवल पर था, तो इसलिए अटेम्प्ट नहीं था, ये प्रिपरेशन था। इसलिए कोर्ट ने आर वर्सेस रॉबिन्सन के केस में उसे पनिश नहीं किया अटेम्प्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा एक रूल हम लोगों ने पढ़ा था उसमें, और इम्पॉसिबिलिटी रूल था, इम्पॉसिबिलिटी का रूल था। और इम्पॉसिबिलिटी का रूल कहता है कि यदि कोई व्यक्ति वह कार्य करने का प्रयत्न करता है जिसे करना असंभव था, तो यह अपराध नहीं। वह कार्य करने का अटेम्प्ट करता है जिसे करना असंभव हो, तो वो किसी ऑफेंस के लिए दोषी नहीं होगा, वो अपराध नहीं होगा, ठीक। अब अगर कोई व्यक्ति सोचे कि हम चंद्रमा को बम से उड़ा देंगे, तो ये अटेम्प्ट होगा क्या? नहीं होगा। मतलब इम्पॉसिबल एक्ट से अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं तो वो अटेम्प्ट की श्रेणी में नहीं आता है। जल्दी से बताते हैं, इससे संबंधित क्वीन वर्सेस कॉलिंस की केस थी। क्वीन वर्सेस कॉलिंस की केस थी जो सबसे पहले केस आई थी इस पर, और जिसमें कहा गया कि इम्पॉसिबल एक्ट से, यही रूल लागू किया गया, और इम्पॉसिबल एक्ट से होने वाले परिणाम के लिए किसी को पनिश नहीं किया जा सकता। जैसे जेब में हाथ डालना और जेब खाली हो, अटेम्प्ट नहीं। क्वीन वर्सेस कॉलिन के केस में कही गई कि किसी के जेब में हाथ डालना अटेम्प्ट नहीं है यदि वो जेब खाली है। इसी फिर उसके बाद केस आई आर वर्सेस मैकफर्सन की। आर वर्सेस मैकफर्सन के केस में भी एक व्यक्ति ने बिल्डिंग में सेंध लगा के प्रवेश किया चोरी करने के पर्पज से। बिल्डिंग में कुछ था ही नहीं,
वो फेल हो गया, सफल नहीं हो पाया। इस मामले में भी अटेम्प्ट के लिए दोषी नहीं माना गया, क्योंकि जब बिल्डिंग में कुछ था ही नहीं तो चोरी क्या करता। तो कोर्ट ने इन दोनों मामलों में इस इम्पॉसिबल एक्ट के आधार पर इम्पॉसिबिलिटी का रूल लागू करते हुए इनको छोड़ दिया, कहा कि अटेम्प्ट नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति किसी की जेब में से पैसा तब निकाल ले जब उसके जेब में पैसे ही ना हो। और दूसरा आर वर्सेस मैकफर्सन की केस है, जो कि उसमें भी यही नियम लागू किया जाता है। लेकिन आर वर्सेस रिंग के मामले में, आर वर्सेस रिंग का जो मामला आया उसके बाद, तो उसमें ऊपर के दिए गए निर्णय को पलट दिया गया। पलट दिया गया मतलब एडवर्स डिसीजन आया। क्या डिसीजन आया? उसने कहा, एक उसमें का मामला क्या था कि महिला को झोले में से सामान चोरी करने के प्रयत्न के लिए दोषी सिद्ध किया गया, जबकि झोले में कुछ नहीं था। सेम कंडीशन थी ऊपर जैसी, लेकिन यहां पे पनिशमेंट मिला, क्योंकि आर वर्सेस रिंग के मामले में कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पर्सन पुलिस वाले के सामने किसी की जेब में हाथ डालता है तो पुलिस वाला कुछ नहीं कर सकता, वो बैठ के देखेगा, और अगर वो जेब में से कुछ निकाल लेता है तब तो पुलिस पकड़ सकती है, और अगर वो नहीं निकाल पाता है तो पुलिस नहीं पकड़ सकती। इसको इंतजार करना होगा पुलिस को कि ये कुछ निकालें तो हम कुछ पकड़ें। तो ये चीज सही नहीं। अटेम्प्ट वहां भी हो सकता है, मतलब इम्पॉसिबल एक्ट भी अटेम्प्ट की श्रेणी में इम्पॉसिबल एक्ट भी अटेम्प्ट की श्रेणी में आ सकते हैं। कौन सा वाला बेटा पूछिए संगीता? क्योंकि अगर ऐसे मान लिया जाएगा तो ये है कि जैसे किसी की जेब में कोई हाथ डालना कोई गलत रहेगा ही नहीं, किसी के घर में घुस जाना कुछ गलत है ही नहीं। तो इसलिए आर वर्सेस रिंग के एक मामले में कहा कि नहीं, इम्पॉसिबिलिटी का रूल ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा। तो ये बड़ा डिस्प्यूट रही, ये बड़ा डिस्प्यूट, ये वाला आर वर्सेस रिंग वही तो बता रहे हैं कि कोर्ट ने कहा कि वो ठीक नहीं है कि किसी की जेब में सोचिए कि कोई व्यक्ति हाथ डाल रहा है और कोई अपराधी ना हो। ये गलत बात है कि नहीं? किसी के घर में चोरी करने के लिए घुस गया हूं, उसका सौभाग्य है कि उसके घर में कुछ नहीं था, होता तब तो आप चुरा ही लेते ना। तो ऐसी चीजों को आप अटेम्प्ट की श्रेणी में रखेंगे। तो आर वर्सेस रिंग का मामला हो गया। फिर उसके बाद ऐसा नहीं था कि ये बहुत फाइनल डिसीजन आ गया और इसी के आधार पर सब डिसीजन होने लगे। फिर उसके बाद असंभवता दो प्रकार की हो सकती है, एक एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी और दूसरी रिलेटिव इम्पॉसिबिलिटी। यानी एक होता है पूर्ण असंभवता और एक होता है सापेक्ष असंभवता। पूर्ण असंभवता जहां है, मैं थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो चुका है, ठीक है। पूर्ण असंभवता जहां है वहां पर अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। पूर्ण असंभवता के मामले में अटेम्प्ट नहीं, यानी जो एक्ट आप कर रहे हैं उसे एब्सोल्यूट रूप से यानी पूरी तरीके से इंपॉसिबल है कि वो परिणाम निकल जाए, तो अटेम्प्ट नहीं है। लेकिन रिलेटिव इम्पॉसिबिलिटी के मामले में अटेम्प्ट मान लिया जाएगा, जबकि वो भी इम्पॉसिबल ही होगा, लेकिन रिलेटिव इम्पॉसिबिलिटी के मामले में अटेम्प्ट मान लिया जाएगा। अब क्या है इसका, जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं। एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी का मतलब वही जहर समझकर चीनी खिलाना। एग्जाम्पल कई बार आप लोगों के एग्जाम में आया है, जहर समझकर चीनी खिलाना। क्या कल्याणी फिर आ गई आप? चीनी खिलाना ये एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी के अंतर्गत आता है, यानी चीनी से कोई व्यक्ति मरेगा नहीं। अब बच्चे ये कहेंगे कि अगर शुगर हुआ हो तो वो एक्सेप्शनल सिचुएशन है, वो मर्डर भी हो सकता है, क्योंकि आपको नॉलेज है कि इस एक्ट से मैं उसकी डेथ कर दूंगा और वो काम करते हैं आप, तो वो मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है। तो आप वो मत सोचिए, जनरली मैं बात कर रहा हूं कि चीनी खिला के किसी को आप मार नहीं सकते। तो इसलिए चीनी खिलाना ये एब्सोल्यूट कैपेसिटी में इम्पॉसिबिलिटी में आता है, इसलिए अटेम्प्ट नहीं माना जाता। कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया। रिलेटिव इम्पॉसिबिलिटी वो होती है कि जिससे इम्पॉसिबल था वो परिणाम निकलना, लेकिन वो एब्सोल्यूट इम्पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए जहर ही कोई व्यक्ति दूसरे को दे रहा है, लेकिन उसकी मात्रा इतनी कम थी जिससे कि वो परिणाम पॉसिबल नहीं था, यानी मृत्यु होना पॉसिबल नहीं था जहर की मात्रा की वजह से। अब यहां अगर मात्रा अधिक हो जाती तब तो पॉसिबल हो जाता ना। तो इसलिए ये रिलेटिव इम्पॉसिबिलिटी है और ऐसे मामलों में अटेम्प्ट के लिए कोई व्यक्ति दोषी हो जाता है। रिलेटिव इम्पॉसिबिलिटी यही करें कि जैसे जहर
से कोई व्यक्ति मरता है, लेकिन जहर की जितनी कम मात्रा दी गई थी उतनी कम मात्रा में किसी की डेथ होना इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल तो तब भी है, लेकिन वो अटेम्प्ट के लिए ऐसे मामलों में दोषी हो जाएगा, क्योंकि अगर जहर की मात्रा पर्याप्त होती तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। चलिए ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसका ध्यान रखना चाहिए। वो सब चीजें तो हो जाएंगी, हम लोग हैं ना, आप लोग हैं। ये जो सीधी सी बात है, एकदम साधारण भाषा में अटेम्प्ट को समझिए। हालांकि अच्छे से करने के लिए फिर हम लोगों को डिटेल में क्लास करना होगा। एक बात, दो बात समझिए, दो सिद्धांत ये मेरी तरफ से हैं अटेम्प्ट को समझने के लिए। दो सिद्धांत कि अटेम्प्ट के लिए कब कोई व्यक्ति लायबल होगा और कब लायबल नहीं होगा। एक तो ये कि यदि अपराधी ने अपने तरफ से वो सारे कार्य पूरे कर लिए हों, परंतु वो परिणाम न निकला हो जो वो चाहता था, तो वो अटेम्प्ट होगा। ये बात हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है, प्रॉक्सिमिटी रूल यही कहता है कि अभियुक्त ने अगर अपने तरफ से वो सारे काम कंप्लीट कर लिए हों जो उस अपराध की को कंप्लीट करने के लिए जरूरी थे, वो तो अटेम्प्ट हो जाएगा और उसके लिए वो दोषी होगा। ये बात क्लियर है। दूसरी बात, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है कि यदि अभियुक्त ने वो सारे कार्य पूरे न भी किए हों, समझ रहे हैं ना, वो सारे कार्य कंप्लीट न भी किए हों, या जो कार्य किया है हाँ न भी किए हों, लेकिन एक मिनट, उसमें थोड़ी सी चीजें छूट गई मुझसे, मैं बोल देता हूं उसको। कि अभियुक्त ने एक तो यह है कि अपने सारे कार्य पूरे न भी किए हों, लेकिन जो कार्य किया है उससे समझने, ठीक है, उससे समाज में संतरास कारित होता है, तब वह प्रयत्न के लिए दोषी हो जाएगा। बात नहीं समझ में आई? माने वो अपनी तरफ से भले वो काम नहीं किया हो, या जो किया हो एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी के अंतर्गत आता हो, फिर भी वो अटेम्प्ट के लिए दोषी हो जाएगा। तब भी अटेम्प्ट के लिए दोषी हो जाएगा यदि उसका एक्ट ऐसा है जो सोसाइटी में डर पैदा करता है। बात समझ रहे हैं ना? इस बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अपने सारे एक्ट कंप्लीट कर देता है लेकिन परिणाम वो नहीं निकलता जो निकलना चाहिए था, तो वो अटेम्प्ट के लिए दोषी होगा। लेकिन कभी कभी वो सारे एक्ट पूरा न भी करे, या जो एक्ट करे उससे वो परिणाम निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो, तब भी वो अटेम्प्ट के लिए दोषी हो सकता है यदि उसने जो एक्ट किया है उससे समाज में संतरास, यानी क्या कहते हैं, फियर, डर पैदा होता है। तब जैसे एग्जांपल बताएं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कार में हम सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है बैठा हुआ है और हम उस पर गोली चला के मारते हैं, उसमें एक्चुअल में वो बैठा नहीं हुआ था। तो अगर ये चीज की कार में कोई बैठा ही ना हो और हम गोली चला के कार पर उसको चाहे मार सकते हैं क्या? ये टोटली इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी अटेम्प्ट के लिए आप दोषी होते हैं, क्योंकि वही दूसरा नियम हमारा लागू होता है, क्योंकि ये एक्ट जो है आपका वो समाज को डराने का काम करता है। किसी तरीके से कोट टंगी हुई है उसकी, आपको लगता है कि वही खड़ा है और उस पर गोली चलाते हैं। कोट पर गोली चला के आप किसी को मार सकते हैं क्या? टोटली इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी वो अटेम्प्ट की श्रेणी में आएगा, क्योंकि वो भी समाज को डराने का काम करता है। इसी तरीके से जो खाली बंदूक है लेकिन फिर भी आप ट्राई करते हैं किसी को मारने का, ये खाली बंदूक से कोई मरेगा क्या? नहीं, वो टोटली इम्पॉसिबल है, फिर भी अटेम्प्ट के लिए दोषी होगा। लेकिन ये बंदूक वगैरह की चीजें, विस्फोट वगैरह की चीजें ऐसी चीजें हैं ना जो समाज में डर पैदा करती हैं, तो भले ही आपके एक्ट से वो परिणाम निकलना इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी आप अटेम्प्ट के लिए दोषी हो जाएंगे। तो ये है अटेम्प्ट का रूल। इससे संबंधित और केस अगर बात करें तो सुधीर कुमार मुखर्जी पढ़ लीजिएगा, और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब की केस पढ़ लीजिएगा। प्री में भी ये केसेस पूछी जाती हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बता दिया। तो ये अटेम्प्ट का टॉपिक मेरी तरफ से हमने सोचा कि जल्दी से कर लिया जाए, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग
समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा जस्ट 5 मिनट बाद दूसरा क्लास है, तो उसको हमको देखना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग कल दूसरे टॉपिक पर। थैंक यू।